ये हैं चार आज के बिग स्टॉक्स। मेटल्स में आप रडार पे रखिए, कोई हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता को ग्रीन में। पीआई इंडस्ट्रीज सीक्वेंशियली मामला गड़बड़ा रहा है, ये लाल लगता है आज के लिए। और अपोलो टायर्स, लेट्स वेट इट आउट। अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तो अब तो खैर रुकेगा ही नहीं, और एल्स आज जहां थमेगा, जहां बॉटम बनेगा, उसके बाद से शायद चलने की तैयारी कर रहा है। खबरों में ज़्यादातर स्टॉक्स, इन पर आगे डिटेल में चर्चा भी करते चलेंगे, लेकिन ये हैं आज के बेहतरीन जो स्टॉक्स आपको आप फ्रंट रडार पे रखने हैं। चलिए पैनल के पास चला जाए अब, और थोड़ा सा माइक्रो का तड़का ऐड करा जाए, उनसे भी उनके प्रिफर्ड आइडियाज जान लिए जाए, उनके स्टॉक्स जान लिए जाए। टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। गाबा सर, आज का आईएक्स कौन सा है भाई? 2 दिन से बहुत बढ़िया अपन ने राइड करा आईएक्स को। आज क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। कोशिश करते हैं। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है डिफेंसिव। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। और डिफेंसिव है ब्रिटानिया। ट्रेड करा है 5181 पर, वहां पर क्लोजिंग हुआ है। स्टॉप होगा 5110 का, करीब 70 रुपए का स्टॉप है। आसपास मिले तो लेना है, डिप मिले अर्ली मॉर्निंग तो लेना है, वरना छोड़ देना है। टारगेट रहेगा 5300, तो ध्यान देना चाहिए ब्रिटानिया ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ब्रिटानिया ऑन द लॉन्ग साइड। ये रहेगी गाबा सर की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जुबिलेंट फूड पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और यहां से एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। पोजिशनली देखें तो शायद आपको 510 तक के भाव भी देखने को मिल जाए, पर ट्रेडिंग के तौर पे आज के लिए अगर खरीदारी करनी है तो क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। वो 474 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 490 490 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में आप एट द मनी 480 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसके आज नतीजे भी आने, और उस नतीजों से पहले मानस को पसंद आ रहा है ये काउंटर। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर फार्मा पे है। फार्मा में अगर आप देखें तो कल एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, वो था सिप्ला। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1420 ये इसकी नेकलाइन थी, यानी रेजिस्टेंस था, और ये बंद हुआ 1445 के आसपास। तो आज जो भी डिप मिले इसमें सिप्ला बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम 1410 का रखेंगे, 1410। 1410-20 का ब्रेकआउट है तो 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो आपको वोलेटिलिटी में डिप इसमें बाय करना है। इसका टारगेट दिखता है करीबन 1480, 1480 इनिशियली, और फिर 1520। तो सिप्ला इज बाय। ओके, सिप्ला इज अ बाय। तो ये हो गई राजेश सतपुते की कॉल। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल स्टॉक ने अपने हाईएस्ट क्लोज दिया है और जिस हिसाब से ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक जा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से और अच्छा इसमें मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखने मिल सकता है। तो 365 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 379 एंड 385 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये हो गए आज के स्पेसिफिक सारे आइडियाज। रिकैप करूंगा, रिविजिट करूंगा इन स्ट्रैटेजीज को। एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा और उसके बाद एक बढ़िया सा फंडा पिक। अब उसकी बारी। चतुर्मोता साहब हैं आज, जो बढ़िया सा आपको पोजिशनल आइडिया देंगे। पिछले 1 महीने में, वैसे डायरेक्टर साहब कुछ एक महीने की चार्ट्स फायर करो आप। अपन ने चतुर्मोता साहब के साथ जो स्टॉक्स पे चर्चा करी, भारत डायनेमिक्स दिखाओ 1 महीने का चार्ट। ये देखिए आप, ये है 1 महीने में भारत डायनेमिक्स। 37% इस चैनल पे बातचीत के बाद ये मूव्स। इनफैक्ट हाँ, इसका एक बार दिसंबर से चार्ट देख लेते हैं। लाइए, ईयर टिल डेट वाला है या 6 महीने का चार्ट? मैं बताऊं क्यों? हाँ, ये जब असेंबली इलेक्शन के आउटकम हुआ था ना, उस दिन मैंने मेंशन किया था कि भारत डायनामिक्स एक स्टॉक पर फोकस करिए, क्योंकि जिस तरीके डिफेंस में सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक था, और उस दिन भी आशीष जी थे, उस दिन भी उनकी पिक थी। अभी तो आप 1 महीने पहले का बोल रहे हैं, ये जब ये उस दिन भी उनकी पिक थी जिस दिन ये इलेक्शन आउटकम आया था, असेंबली इलेक्शन। तो आप बढ़िया मोमेंटम एंजॉय कर रहे हो। ये तो एक है 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर जो स्टॉक्स बातचीत हुई। मजगांव डॉक ऐसी 1 महीने का चार्ट खींचिएगा डायरेक्टर साहब। गार्डन रीच का, कोचीन शिपयार्ड का, सब 30% प्लस, 30 से 40% का ब्रैकेट
सब में पिछले एक महीने में रिटर्न। तो बढ़िया आपने यहाँ पे तेजी बुनाई है पोजिशनल इन बेहतरीन आइडियाज के साथ। चंद्रमोहन साहब थैंक यू उन बढ़िया आइडियाज के लिए, बढ़िया गाड़ी कमाई करवाने के लिए। आज क्या है रडार पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज, और धन्यवाद आशीष जी, आपने ये जो एक महीने की चर्चा की। और अनुज, आपकी तो मतलब मेमोरी की क्या दाद दूं मैं कि आपको एक ऑलमोस्ट 6 महीने पुरानी बात याद है कि उस दिन क्या लो बना था और उस दिन क्या डिस्कशन हुआ था। और मुझे बिल्कुल याद है उस समय एक पैनिक लो बना था क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स में स्टॉक ने 1 से 2 बार डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के भी जो कंसर्न थे वो कंपनी के अंदर हावर कर रहे थे। और तब भी हमने कहा था कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप देखिए, गाइडेड मिसाइल में जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्लोज टू 1 लाख करोड़ है, और कंपनी की जो टॉप लाइन है वो हार्डली 2600 करोड़ की है। ऑर्डर बुक क्लोज टू 26 से 28 हजार करोड़ की है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज के अंदर में जब कोई कंपनी प्ले करता है, चाहे वो भारत डायनामिक हो, मझगांव हो, गार्डन रिच हो या कोचिन हो, तो इनमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ आपको बरकरार रहेगी। और अभी भी हम इन स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव रखते हैं। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में, चारों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है और बने हुए हैं, और हम इन्हें राइड कर रहे हैं बेसिस अवर टेक्नोफंड अप्रोच। अब आज की जो थीम रहेगी वो रहेगी पावर थीम। पावर के स्टॉक्स पे हमें काफी तेजी लगती है, इसकी भी चर्चा पहले कई बार की, पर मुझे लगता है एक फ्रेश अपमूव इन स्टॉक्स में बनने की अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को पहुंचाने का, थर्मल की कैपेसिटी के अंदर करीब 8 से 9% की कैपेसिटी कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रही है। तो ये जो ओवरऑल पावर की डिमांड है आने वाले कई समय तक बहुत ही अच्छी रहेगी। हम देख रहे हैं 240 गीगावाट की पीक पावर डिमांड रहती है। तो ये जो शॉर्टेज है, जो एक समय पे 2 गीगावाट के आसपास होती थी, आज वो 11-12 गीगावाट की शॉर्टेज चल रही है। तो इसको कवर अप करने के लिए पावर के अंदर में एक बड़ा कैपेक्स किया जाएगा, और ये पूरी थीम हमें पसंद है। इसमें टॉपिक के तौर पर एनटीपीसी, कोल इंडिया लार्ज कैप में, और थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में जाए तो एसजेवीएन इंडिया, एनएलसी इंडिया जैसी कंपनी या आइनॉक्स विंड जैसी कंपनीज बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। डिस्क्लोजर रहेगा कि इनमें से काफी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए। आज जो स्टॉक में इस पूरे स्पेस में पिक करूंगा वो रहेगा कोल इंडिया। मुझे लगता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट कोल इंडिया ने कल के सत्र में दिया है, और हमारा मानना है कि इस अपमूव में 560-570 की ट्रेजेक्टरी कोल इंडिया के स्टॉक में बन सकती है। करंट लेवल पे भी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो क्लोज टू 5% डिविडेंड यील्ड आ रही है। और जहां कंपनी एक समय पे 6500 से 8500 करोड़ का केपेक्स करती थी, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का केपेक्स किया है, और फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेटेड जो केपेक्स है वो क्लोज टू 16,500 करोड़ का है। और कंपनी ऑलमोस्ट 780 मेट्रिक टन के जो प्रोडक्शन को टारगेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में, और ऑलमोस्ट 850 मेट्रिक टन को एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि कोल का 90% जो प्रोडक्शन है वो पावर सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो ये पावर को प्ले करने के लिए कोल इंडिया एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लार्ज कैप पीएसयू के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, लार्ज कैप पीएसयूज में कोल इंडिया ये आपकी पिक रहेगी, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब धर्मेश कांत भी जुड़ गए हमारे साथ एक फंडामेंटल पिक के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन लेवल्स पर मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और आपकी पिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष एंड सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी तो आ गई है और थोड़ा सा भी ट्रेडिंग रेंज में मार्केट चल रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो था उससे सबसे अच्छे नंबर्स आए थे Q4 में। अराउंड 50% के आसपास का एवरेज पैड ग्रोथ आया था जो एग्रीगेट्स लेवल पर अगर देखते हैं, और ये आया था आपको इम्प्रूव एसेट क्वालिटी पर, और निम्स मोर और लेस इन्होंने स्टेबल रखा, ज़्यादा वहाँ पर खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। वहाँ पर मुझे लगता है कि एसबीआई अभी भी काफ़ी रॉक सॉलिड है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 30-40% डिस्काउंट पे चल रहा है। और आगे का जो गेम है अनुज नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मुझे लगता है सीडी रेशियो का रहेगा। जिसके पास जितना अच्छा सीडी रेशियो है उसके पास उतना ग्रोथ कैपिटल रहेगा इक्विटी के हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए। तो वहाँ एसबीआई स्टैंड आउट करता है। आईसीआईसीआई बैंक 85% के आसपास है, एसबीआई के 81% के आसपास है, तो एक एल्बो रूम है। एनपीए क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, नेट एनपीए अराउंड 0.57% रहा है। और पैड कैगर की बात करें लास्ट 10 ईयर्स की तो आईसीआईसीआई बैंक का अराउंड 12-13% का रहा है, और एसबीआई का वो 18-19% का रहा। गुड आरओईज, लो पी मल्टीपल। तो मुझे लगता है ट्रेड के हिसाब से तो एक 900 के टारगेट के लिए बाई बनता ही है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटली भी सीइंग द अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा पिक है। तो एसबीआई पे बाई करने की सलाह रहेगी आज के लिए और आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए। एसबीआई
आने वाले 2-3 हफ्ते के लिहाज से भी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई। फंडामेंटली साउंड काउंटर आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रिकैप आज के टॉप कॉल्स का। ब्रिटानिया है गावस्कर का एक बढ़िया सा डिफेंसिव बेट। एग्रेसिव होके IEX खेले 2 दिन, अब डिफेंसिव पे फोकस कर रहे हैं। 5110 के SL के साथ 5300 का टारगेट। आज के नतीजों से पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स चार्ट्स में मजबूत, 474 का स्टॉप है, 490 के टारगेट्स हैं मानस के, और चाहें तो 480 का कॉल ले लें। SBI धर्मेश कांत साहब का आज का प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया है। वो तो पोजिशनली भी कह रहे हैं खरीदा जा सकता है 900 के लक्ष्य के लिए। सतपथे साहब ने सिप्ला आज फार्मा रडार पे था, बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है, 1410 का स्टॉप है, 1480 1520 के लक्ष्य है। पावर बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया, उसमें दिग्गज NTPC 365 का स्टॉप है, 379 385 के टारगेट्स, और यही पावर थीम वैसे चतुर्मोता साहब को पसंद आ रही है। कोल इंडिया पे दाव लगा रहे हैं 560 570 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और कल ही मैं पढ़ रहा था वैसे दिल्ली की पावर डिमांड ऑल टाइम हाईज 7700 प्लस मेगावाट की पीक डिमांड है दिल्ली में इंटेंस हीट वेव के बीच। गजब कंजम्पशन है पावर का इस समय, और ये थीम शायद यहां से और बहुत सारे स्टॉक्स मेंशन्ड कमेंट्री में जो आप रडार पे रख सकते हैं। चलिए भाई, सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स की न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए। बीच बीच में कल के हरकत वाले स्टॉक्स की भी चर्चा करते चलेंगे। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आ रही हैं। आज एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी। अब वो ब्लॉक होगा, बल्क होगा, पता नहीं। इवेंचुअली देखते हैं कौन सी विंडो पे ट्रांजैक्शन प्ले आउट होते हैं। लेकिन अपोलो टायर्स पे धर्मेश के पास चलेंगे। फंडामेंटली क्या आउटलुक बन रहा है वो जान लेंगे। टेक्निकली देखेंगे कौन सी विंडो पे क्या भाव पे बाजार में खुल रहा है, उसके बाद उस पर व्यू। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? एक्सक्लूसिव क्या कहती है? 1000 करोड़ का ये एक ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर नजरें रहेंगी आशीष। और यहाँ पर दरअसल वॉर्बर्ग पिंकिस और के अपनी कुछ इकाइयों के जरिए करीब 13% स्टेक होल्ड करता है। उसमें से कुछ हिस्सा आज बिकने के लिए आएगा, इसीलिए वो ब्लॉक का डील दरअसल प्लान्ड है। अब प्राइसिंग पर ध्यान रखिएगा, करीब 460 से 465 रुपए प्रति शेयर के बीच दरअसल यहाँ पर ये ब्लॉक होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए स्टॉक दरअसल सुर्खियों में है। अब देखते हैं इसको ये कब आता हुआ दिखाई देगा, ब्लॉक विंडो में होता है या फिर आगे। लेकिन आइदर वेज कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। हाँ, इस पे चर्चा हुई है वैसे। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में जो देखने को मिला है, शायद इसी सुबुगाहट के बीच में, पर एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होगा। और कहा तो जा रहा है धर्मेश की DIS, वैसे DIS फ्लश हैं फंड्स के साथ, कोई भी डिसेंट कंपनी आ रही है हाथों हाथ लिया जा रहा है। खैर, अपोलो टायर्स आपको लगता कैसा है फंडामेंटली? आप लॉन्ग टर्म बायर हो स्टॉक में या नहीं? अच्छा जी, लॉन्ग टर्म बायर तो अपोलो टायर्स में नहीं है, बिकॉज Q1 काफ़ी अच्छा क्वार्टर माना जाता है OEMs के लिए। वहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई ज़्यादा रहती है। बट रबर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 20% बढ़ गए। 120 रुपये पर किलो जो था वो 150 रुपये पर किलो हो गया है। तो उसका जो इनपुट जो आएगा, इम्पैक्ट आएगा इनके कॉस्ट में, वो Q1 के नंबर्स में आना चाहिए। और फिर मार्जिन पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज वो पास आउट हो नहीं पाएगा। एंड Q2 डिफिकल्ट रहता है नॉर्मली टायर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर भी इनको इम्पैक्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सेल्स अच्छे रहे थे, तो टायर कंपनीज के भी नंबर्स उस रिस्पेक्ट से अच्छे ही आएंगे, बहुत रिप्लेसमेंट एंड OEM में। बट इस उछाल का फायदा उठाएं, वहाँ पर प्रॉफिट टेक करें, और एक बार के लिए सिंस ये सिक्लिकल और कमोडिटी प्ले, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लें। अपोलो टायर्स देखते हैं भाई, 8:45 से 9 की उस विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा है या फिर कंटिन्यूस सेशन में होगा। जब होगा उसके बाद जो भाव खुलेंगे उसके बाद टेक्निकली भी व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट एक स्टॉक जिसकी लार्ज ट्रेड होना है। 3 वायदा बाजार के, कल 4 नतीजे आने थे वायदा बाजार के, 3 तो बाजार बंद होने के बाद आए, उन पर रिएक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा में पहला तो है BHEL। गावस्कर चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास, और अनबायस्ड व्यू के साथ चार्ट रेडी रखना आप। हर्षदा, कैसा परफॉर्मेंस? अनबायस्ड व्यू की जरूरत होगी आशीष, कंसिडरिंग
6 मंथ्स में ये करीब 127-28% के रिटर्न दे चुका है, लेकिन क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर इतना दिल खुश नहीं होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी में 25% तक की गिरावट देखने को मिली है, 490 करोड़ तक का अब ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू एब्सोल्युटली फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदलाव देखने को ही नहीं मिला है। अगर आप EBITDA परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पर भी दिक्कत है, क्योंकि 30% की गिरावट उधर देखने को मिली है और मार्जिन्स लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये चीजें हैं जो शायद बाजार को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन कंपनी की कमेंट्री उस पर जोर दिया जाएगा। Q4 में अब तक सबसे ज्यादा ऑर्डर विंस कंपनी ने इनफैक्ट क्लॉक किए हैं। 41,859 करोड़ के ऑर्डर विंस इनको Q4 में ही हाथ लगे हैं। इस समय इनकी ऑर्डर बुक करीब 1.31 लाख करोड़ की है, जो एक डेकेडल हाई पर है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कंपनी ने आगे के लिए क्या कहा है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने कुछ की पॉइंट्स कहे कि मीडियम टर्म में करीब 12 से 15% तक की ग्रोथ कॉन्फिडेंटली वो हासिल करेंगे। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन की जो डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी है उसमें अब यहां से आके सुधार आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा है, एग्जीक्यूशन बेहतर होने की तरफ इशारा है। कंपनी ये भी कहती है कि हर साल करीब करीब 10 गीगावाट के ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ करीब करीब 80 ट्रेन सेट्स वो वंदे भारत के लिए डिलीवर करने वाले वो ऑर्डर बुक का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी डिलीवरी दरअसल जून 25 में ही होती हुई दिखाई देगी। अब ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 220 का टारगेट, CLSA सेल का कॉल दे रहा है 180 का टारगेट। तो अच्छी कमेंट्री और खराब परफॉर्मेंस क्वार्टरली थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। ब्रोकरेजेस को तो समझ में ही नहीं आया, स्टॉक 325 पे पहुंच गया और टारगेट्स कहीं नीचे के। गजब के मूव्स इसने वैसे दे रखे हैं। ऑर्डर बुक खैर इन सभी पूरे स्पेस की बहुत स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। आपको नतीजों पे देखना है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन पे एक बार फिर से फॉल्टर करता हुआ BHEL, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स उड़ गए। गाबा सर, ऐसे में चार्ट्स क्या कहती हैं BHEL की? BHE का चार्ट देखा जाए तो अब भी पॉजिटिव है, वीकनेस नहीं है, अनबायस्ड व्यू। 280 और 300 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। तो जब तक हम 300 के ऊपर है तब तक ठीक है। ट्रेड करा है 319, तो मेरे ख्याल से अब तक तो ठीक है। हाँ, जब करेक्शन 280 के बाद आ जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं, तब थोड़ी वीकनेस होगी मेरे ख्याल से। डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज है जब तक 280 बरकरार है। तो 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फंडामेंटली ब्रोकरेजेस काफी नीचे के टारगेट्स दे रही हैं, लेकिन BHEL अपनी चाल चले ही चला जा रहा है। ये आपने ऐसा क्यों कहा अनबायस्ड व्यू? आपका बायसनेस क्यों है BHEL को लेकर? BHEL कोई बायस नहीं होता। बायस होता है सिर्फ अशोक लेलैंड में, अब तो नहीं है, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में ये बायस होता है। BHEL पे कुछ नहीं है ना अपना लेना देना? जी, लेना देना कुछ नहीं, एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो पता नहीं सब लोग क्यों कहते हैं अनबायस्ड व्यू, अनबायस्ड व्यू। तो बायसनेस पता नहीं किसी ने दिमाग में सबके भर दी है, पर जो भी है BHEL कमा के गजब दे गया है। अगला वायदा बाजार का स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मानस, आपके पास आता हूं मेट्रोपोलिस के लिए। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं और अपडेट्स क्या हैं? मेट्रोपोलिस के केस में नंबर्स में कोई खराबी नहीं है आशीष। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी करीब 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 36 करोड़ का ये फिगर है, 17% से ज्यादा का ग्रोथ रेवेन्यू दिखा रहा है, 331 करोड़ का ये आंकड़ा आया। आप EBITDA लेवल पर देखेंगे तो 14% तक की ग्रोथ है। हालांकि इस बारी मार्जिन थोड़े से फ्लैट है, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। अब कोर बिजनेस में 15% तक की ग्रोथ Q4 में आती हुई दिखाई दी है, जो 308 करोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कोर पेशेंट बिजनेस वॉल्यूम में भी पिकअप है, करीब 7% तक के आसपास का। B2C वहां पर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। ट्रू हेल्थ वेलनेस प्लेटफॉर्म पर 22% तक की ग्रोथ है। प्रीमियम वेलनेस टेस्टिंग कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ सेल्स है, और खास तौर से B2C बिजनेस मुंबई में ही अकेला 20% तक की ग्रोथ डिलीवर कर पा रहा है। उस पैमाने पर सभी टिक्स यहां पर अच्छे हैं, लेकिन जो यहां पर अपडेट आया है कि अमीरा शाह जो कंपनी की MD हैं वो इस पद को छोड़ती हुई दिखाई देंगी। वो अब एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आएंगी, तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट आता है या नहीं देखना होगा। बहरहाल मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है और टारगेट इनका जो है वो 1792 का है। स्टॉक कर रहा है कारोबार 1900 के आसपास। अभी अपने को पता नहीं MD कौन होगा अगला, है ना? हाँ, वो नाम सामने नहीं आया। ठीक है, तो ये है मेट्रोपोलिस। सारे आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं, पर मार्जिन्स गिरे 70 बेसिस पॉइंट से। और मुझे याद पड़ता है बाकी डायग्नोस्टिक प्लेयर्स के लिए साल दर साल क्यों मार्जिन एक्सपेंशन हुए थे।
खैर अमीरा शाह के इस डेवलपमेंट को बाजार कैसे लेगा वो अलग बात, वो देखते हैं। पर चार्ट्स पे पोजीशनिंग कैसी लग रही है मानस मेट्रोपोलिस की? देखिए चार्ट तो अच्छे लगते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी मेरा समझना है क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर आज पहले के 10 मिनट स्टॉक 1900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1865 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1975 के आसपास के रहेंगे। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं और समय दे सकते हैं तो 2200 रुपए के टारगेट ध्यान रखिए, वो टारगेट आप सेट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ के लिए। और 1700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1700 के पहले कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करिए 2200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये है मेट्रोपोलिस। चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं, बीएचएल की चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा वायदा का नंबर जो है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। सतपति साहब आप चार्ट रेडी रखो, आता हूं आपके पास। अजदा नंबर्स कैसे है? पीआई के केस में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स मेरे पास है। रेवेन्यू में 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि ये नंबर्स में हमने एक चीज नोटिस की है, ये बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे मिस है। प्रॉफिटेबिलिटी 32% सालाना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे यहाँ पर मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है। इबिटा में 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रोकेमिकल बिजनेस में परफॉर्मेंस स्टेडी है, लेकिन फार्मा बिजनेस में लॉसेस जो हैं वो कम अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन लॉसेस पिछले साल की तुलना में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हाफ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वैसे भी आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं। क्यों ऑन क्यों तो फीके ही है। आय 8% गिरी, बीटा 22% गिरा सीक्वेंशियली। तो ऐसे में सतपति साहब पीआई इंडस्ट्रीज एक जमाने के गजब के रिटर्न्स देने वाला काउंटर थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ सा नतीजों के लिहाज से, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, मुझे लगता है कि नतीजों के पहले ही पीआई इंडस्ट्रीज में करेक्शन शुरू हुआ है और वो करीबन 4000 का लेवल था और जहां से ये करेक्शन शुरू हुआ करीबन 3550 के आसपास। तो 3550 इसका 200 डीएम है। तो आज के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मोटा मोटी देखें कि कहाँ सपोर्ट बनता है, बड़ा सपोर्ट, तो मुझे लगता है जब तक ये 3500 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बड़ी इमीडिएट मंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ट्रेंड वीक है, 3500 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग बाउंड होगी। वेराज लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 3700 का लेवल पार करेगा। सो 3700 और 3500 ये एक दायरा है आज के लिए। तो इधर साइड इधर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा 3700 के ऊपर या फिर 3500 के नीचे ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा लॉन्ग या शॉर्ट। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज। चलिए, ये हो गए वायदा के तीनों नंबर्स। कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी हैं, वो है कुफोर्ज रिलेटेड। बहेती साहब आप चार्ट खोलना, नियर टर्म के लिहाज से भी थोड़ा सा पोजिशनल भी टटोल के देखना, कुछ दमखम है क्या? क्योंकि जब मैनेजमेंट से चर्चा होती थी तब वो एक्विजिशन की तारीफ तो बहुत करी उन्होंने, टक इन एक्विजिशन है, बढ़िया ज्योग्राफिकल वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, सब बढ़िया है। पर स्टॉक बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया था क्योंकि एक्विजिशन तो बड़ा था। तो आप एक बार दोनों तरह से टटोल के रखना। हर्षदा, ये कोफोर्ज रिलेटेड हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं? कोफोर्ज का QIP लॉन्च हो चुका है आशीष। आपको याद होगा कंपनी ने पहले ही 3200 करोड़ QIP लॉन्च करने का अप्रूवल ले लिया था। जो QIP लॉन्च हुआ है वो 2240 करोड़ का है। प्राइमरीली ये फंड रेज किया जा रहा है सिग्निटी की ही एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए। अब QIP का फ्लो प्राइस 4531 रुपए प्रति शेयर है। तो कल क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 5% का डिस्काउंट है, लेकिन अपर एंड में करीब 4600 तक भी ये प्राइस बैंड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस पर आपकी नजरें होंगी। यहाँ पर जो डाइल्यूशन होने वाला है वो लगभग 7.9 से 8% के आसपास रहेगा। देखते हैं यहाँ पर मार्केट रिस्क पर्टिकुलर QIP को कैसे लेता है। हाँ, चलिए भाई बैदी साहब, चार्ट्स पे कोफोर्ज कैसा? जी आशीष जी, 3 मई को रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने मिली थी और एक गैप बन गया था। वो गैप हुआ आधा तो भर चुका है और 20 डेमा के पास वापस वो स्टॉक आ चुका है। जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस अपस्विंग इसमें देखने मिल सकता है, जो कि इसे 4900 और 4950 तक का जोन दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी कोफोर्ज में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4700 का एक एसएल मेंटेन करें। बहेती साहब से याद आया, आज के इलेक्शन सिलेक्शन पिक्स के लिए अपन बहेती साहब के पास और धर्मेश कांत साहब के पास चलेंगे। अब तो इलेक्शन सर पे खड़े ही हैं, आउटकम, इलेक्शन तो चल ही रहा है, प्रोसेस, आउटकम सर पे खड़ा है। इस बीच एक्सपर्ट्स को क्या पसंद आ रहा है, कुछ ही देर में चर्चा।
अब आते हैं बहुत सारे कैश मार्केट के नंबर्स पे, गुड, बैड और अगली, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे इस पैनल से अपन कर लेंगे क्विक फायर चर्चा। हर्षदा, कौन कौन से और कैसे? वो नंबर्स इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे टेबल फॉर्म में। आशीष, कई कंपनियों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो इरकॉन थोड़ा सा फ्लैटिश आपको दिखाई देगा, लेकिन जेके टायर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, मुनाफा 56% बढ़ा है। हिताची एनर्जी प्रॉफिट में आई है 113 करोड़, इनफैक्ट 127 करोड़ तक का मुनाफे में जंप है और 27% तक की वृद्धि आय में। गोदावरी पावर एंड इस्पात का परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के फ्रंट पर बहुत ही उम्दा साबित हुआ है। साथ ही साथ आप देखिएगा एरिस लाइफ मुनाफा 70 करोड़ का, प्रॉफिट ये आय करीब 37% बढ़ती हुई। मोपिन लैब्स ने भी 29 करोड़ तक का मुनाफा दिखाया है, उसमें इजाफा देखने को मिला है, 16% इनकी आय बढ़ी है। तिलक नगर के केस में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिला। शीला फोम का भी नंबर अच्छा है, 50% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। GETND एक और नंबर रहेगा जिस पर आज मार्केट फोकस करेगा, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। वाटेक वाबाग प्रॉफिट में आई है, रेवेन्यू भले ही फ्लैट हो। एक्शन कंस्ट्रक्शन बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स अच्छे, मयूर यूनिकोटर्स के नंबर्स अच्छे। तो इनफैक्ट कई सारी ये मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए, ये हो गए गुड, बैड और अगली आज के। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज। दूसरे स्टॉक्स में दो इंफ्रा कंपनी, एक तो पीएनसी इंफ्रा और साथ ही साथ आप रेडार पर रखेंगे जीआर इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा के केस में आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 2 ईपीसी रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ये L1 बिडर घोषित किए गए हैं। ये ऑर्डर साइज 5000 करोड़ के आसपास आता हुआ इनके हाथ दिखाई देगा, तो ये साइजेबल ऑर्डर है। ऐसा ही दरअसल 2 ऑर्डर्स जीआर इंफ्रा भी बैक कर रहा है MSRDC की तरफ से, और वो भी करीब 4300 4400 करोड़ के ऑर्डर्स रफली आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए दोनों स्टॉक्स रेडार पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से इनको जल संसाधन विभाग की तरफ से नोटिस मिला है। 345 करोड़ के पानी का बिल का नोटिस है। मामला 2018 का है, लेकिन वो उतने अमाउंट का बिल बेसिकली उन्होंने चुकाया नहीं है। 2018 से 2024 तक उनको ये बिल चुकाना है, तो ये भी एक स्टॉक आज खबरों में। देखा, अपोलो टायर्स की इस बीच लार्ज ट्रेड होता हुआ भाई साहब, ब्लॉक विंडो में 2.25 करोड़ शेयरों का सौदा। म्यूचुअल फंड्स फ्लश हैं लिक्विडिटी से, इंडिकेशंस थे जब रिपोर्ट कर रहा था आवाज ने ये कहा था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लीजिए भाई, अपोलो टायर अब प्री ओपन में देखते हैं किस तरह का रुझान, लेकिन हाथों हाथ बिक गया वारबर्ग पिंकस का। एजम्पशन है, सवास की एक्सक्लूसिव ये करी थी कि वारबर्ग पिंकस की एंटिटी आज 3.5% स्टेक बेचने जा रही है। अब वो शाम को पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी, लेकिन लार्जली शायद वही ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। देखते हैं कौन कौन खरीदार निकल के आए, लेकिन ये आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई स्क्रीन पे, मोस्ट लाइकली कंफर्म होती हुई। गाबा सर, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 350 करोड़ रुपए का पानी का बिल नहीं भरा अब तक। पानी के और भी इस्तेमाल है, सिर्फ वो उस बनाने के लिए नहीं, लेकिन वैसे इनका कंटेंट भी वाटर होता है बॉटल में, प्लस बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है भाई, क्लीनिंग के लिए, कूलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, तो पानी बहुत इस्तेमाल होता है भाई प्लांट में। बिल्कुल, बनने के बाद भी। हाँ, बनने के बाद भी। तो गवर्नर, इस पानी की अहमियत को समझते हुए यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट समझाइए। क्या ये भूल गए थे पे करना या एक्स्ट्रा डिमांड आया? 350 करोड़, 350 नहीं है, 3500 नहीं है, 350 करोड़ बोला आपने सर? नहीं, मैंने कहा 350 करोड़ रुपए का अरियर्स हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बिल ठोक दिया है। लॉट ऑफ मनी। हाँ, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। स्ट्रक्चरली ठीक है, साइडवेज करेक्शंस है, लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 के आसपास है, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये ओपिनियन बायस नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि जो 700 और 900 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला, उसके हिसाब से बाय मोड पर है। तो 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, डिप मिलता पॉसिबल है, लेकिन 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स साइडवेज है इस समय, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। 345 करोड़ रुपए, पानी इनके लिए सरदर्द बन गया है,
इससे याद आया, पानी रिलेटेड एक बढ़िया सा आइडिया वैसे चतुर्वेदी साहब ने पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की स्टार्ट नहीं पिछले हफ्ते दिया था। चतुर्वेदी साहब, वो पानी रिलेटेड प्ले आपके रडार पे है कोई सा? बिल्कुल है आशीष जी। हमारा मानना है कि जैसे हमने पिछली बार कहा था, द न्यू वॉर विल बी फॉट ऑन वाटर। तो हमें लगता है कि पानी एक बहुत बड़ा थीम है, और जिस तरह से सीवेज वाटर सोल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, डेसिलिनेशन की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बड़ा थीम बनेगा। और उसके अंदर में वाटेक वाबा एक कंपनी जिसका हमने चर्चा की थी, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। हमें लगता है बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी थीम है इस पूरे वाटर को प्ले करने का, और कंपनी के पास करीब करीब 125 प्लस पेटेंट्स है। तो ये एक तरीके की R&D कंपनी है, ईपीसी प्लेयर है, पर इनका फोकस जो है वो ईपी पे ज्यादा है, और जो जहां पर थोड़ा वैल्यू एडिशन ज्यादा है, और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन काफी प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो हमने पिछली बार कहा था 1200 से 1300 के टेक्निकल प्रोजेक्शंस करंट ब्रेकआउट पे हमें वाटेक वाबा के स्टॉक के अंदर में नजर आते हैं। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक बार वो हमारा जो बिग स्टॉक्स था उसमें एक बार अपोलो टायर्स को रिविजिट कर लेते हैं। वो निपट गया सौदा विंडो में ही निपट गया। अब मेरे ख्याल से आपको मिलेगा नहीं आज। ये प्री ओपन में ट्राई कर लें, अगर प्री ओपन में आपका लक अच्छा हो और मिल जाए तो अलग बात है, वरना मुझे लग रहा है कि ये आज जिस तरीके से ये जब ब्लॉक विंडो में इतना बड़ा सौदा निपट जाता है, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, एपेटाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर विदाउट अ डाउट। और कल जैसा मैं कह रहा था यहाँ पर शॉर्ट थे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बात मैं लोगों को फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये व्हाट्सएप बज़ पर स्टॉक्स शॉर्ट करके जाते हैं कि ब्लॉक डील होने वाली है, उससे बचिए, क्योंकि अगर अगले दिन विंडो में ब्लॉक हो गई ना, तो वो फिर आपके शॉर्ट्स को ऐसा धोएगा कि याद रखेंगे आप, ठीक है। 3.5% की इक्विटी, ऐसा भी नहीं कि छोटी विंडो, जो छोटी इक्विटी, 3.5% की इक्विटी सीधा एक साथ निपट गई विंडो में। यह आपको क्या बता रहा है? एपेटाइट, किस तरीके की एपेटाइट है अच्छे स्टॉक्स में। तो इसके लिए इस चीज़ को भी समझ लें कि अंधाधुंध शॉर्टिंग ना करें जस्ट बिकॉज किसी स्टॉक में ब्लॉक होने वाला है। उसके लिए कई बार चल जाती हैं ये चीज़ें, जैसे कुछ केसेस में जिनमें आउटसाइड विंडो होती है और स्टॉक बहुत चल चुके होते हैं, लेकिन मोस्टली आप फंसते ही हैं ऐसी चीज़ों में। ट्रू भाई, ठीक है, ये हो गए आज के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिनकी चर्चा करनी थी। समेटने का समय, उससे पहले आज का इलेक्शन सिलेक्शन रखिए बहेती साहब को और धर्मेश खान साहब को स्क्रीन पे। बहेती साहब, क्या चुन के लाए हम लोग के लिए आज? जी आशीष जी, थीम कंटिन्यू करूंगा। एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कैश का स्टॉक है। स्टॉक ने कल वापस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया, और जैसे आपसे सेटअप बना हुआ है इसमें काफी इंप्रेसिव है। हाईएस्ट ऑलमोस्ट क्लोज दिया है इसने कल भी। तो खरीदारी की सलाह है एनएचपीसी में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आशीष जी, वो 98 का एक एसएल मेंटेन करे, और 109 और 115 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। थीम कंटिन्यू इसलिए कह रहे हैं बहेती साहब क्योंकि टॉप कॉल पे उन्होंने आज दिग्गज एनटीपीसी दिया था, और अब एनएचपीसी है हमारा इलेक्शन सिलेक्शन पिक। धर्मेश, आपका प्रेफर्ड आइडिया सर? आशीष जी, मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है तो यहाँ पर थोड़ा डिफेंसिव प्ले रहेगा, और इंश्योरेंस सेक्टर से पिक किया है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। LIC इंडिया पर बाई करने की सलाह देगी। कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप देखें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी इनका 66% का मार्केट शेयर है, और इसको अगर आप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेस के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा माहौल में एक डीप वैल्यू बाई सरकारी कंपनी पर लोगों का ध्यान रहेगा इस वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए, और 1200 से 1250 के आसपास के टारगेट के लिए इसे पोजिशनल लॉन्ग टर्म बाई के हिसाब से भी रख सकते हैं। सो इवेंचुअली इसमें भी वैल्यूएशन कैचअप होना है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल के बाद वो प्रॉपर वैल्यू कैचअप होगा, तब तो ये मल्टी बैगर बनने वाला है। सो हम लोग तो हर गिरावट पे इसे बाई करने की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंटों को। ऑलराइट, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेट लेते हैं, मुनाफे की तैयारी को, और अब हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल